Good afternoon, everyone. साफ करने वाला कौन चलाता है? हाँ भाई, तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में बताया था? संपूरक जीन्स के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, है ना, चेकबोर्ड बनाने के लिए। वो सभी ने बनाया होगा, ठीक? पर क्या सभी ने उसकी वो की थी आइडेंटिफिकेशन, फिनोटाइप? नहीं समझ में आया? ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को रेशियो तो बताया होगा 9:7 का, ठीक? बताया था ना? तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं अपना चेक, ठीक? ये लिखा है मैंने, तुमने क्या लिखी है गेम में? अच्छा, ओके ओके, चलो तुम्हारा वाले कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल बी, राइट? स्मॉल सी और स्मॉल बी, ठीक? यही तो आप लोगों का होगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो जरा चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन। चलो ये नया स्टूडेंट है शायद, बेटे हाईएस्ट इसका कौन तुम भी सीख रही हो? कौन सी आता है? ओके, नेक्स्ट क्लास अपने टर्न पर आप लोग करा करेंगे, जल्दी से कम फास्ट। गलत, हाँ, बाकी स्टूडेंट अपने उसमें चेक करें। नेक्स्ट रुक जाओ, ये दोनों पी जो बनाए हैं कैसे हैं? एक कैपिटल एक स्मॉल, ये तो स्मॉल, पर यहाँ पे गैमेट तो दोनों ही स्मॉल ही है ना? बताओ कौन से कैपिटल है? अच्छा अच्छा, आई थिंक कौन सा है? नेक्स्ट इसे बनाना नहीं आए तो पूछ लेना।
कैपिटल P अपना बिहेव ठीक रखा करें पर बना तो आपका इसमें है ना, तो ये वाला और ध्यान बनाओ, ये तो बस ये तो सिखा लिया। अब ये दोनों कैपिटल है, ठीक। नेक्स्ट ठीक है। तो इस तरह से आपके पास पर्पल क्या है, कैपिटल सी और कैपिटल पी। अब बस अब आपके पास फिनोटाइपिक रेशियो के लिए आपके पास क्या आ चुका है, सभी के गैमीट हैं, ठीक। कैपिटल सी और कैपिटल पी क्या होगा, गैमीट सबके पास है, पर्पल होगा, कैपिटल सी कैपिटल पी, पर्पल पर्पल के लिए पी बना देते हैं, लेकिन बाद में लेना, पहले समझ लो। यहाँ पर कैपिटल सी और
पर्पल, कैपिटल सी, कैपिटल पी, पर्पल, कैपिटल सी, कैपिटल पी, पर्पल, कैपिटल सी और स्मॉल पी, लीव इट या व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक? कैपिटल सी, कैपिटल पी, पर्पल, कैपिटल और स्मॉल व्हाइट, ठीक? कैपिटल पर्पल, पर्पल, ये पर्पल होगा, ये व्हाइट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल सी आ गया है, दैट्स व्हाई, ठीक? स्मॉल व्हाइट पर्पल होगा। समझ में आ रहा है पर्पल क्यों होगा? ठीक, कैपिटल व्हाइट होगा क्योंकि दोनों ही आपके यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है, दैट्स व्हाई। व्हाइट, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं हमारे पास पर्पल में कितने हैं। अरे मैं गिन लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्यादा हो गए, कितने बचे थे? 9। ठीक, तो आप में से लगता है किसी ने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है, आप लोगों ने लिखा है ना, ठीक है। हाँ, ये गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, ये इसने बनाया ना चेक बोर्ड, ये गलत बनाया है। ये देखो यहाँ पे ये सी भी स्मॉल है, ये सी भी स्मॉल है, ठीक? तो ये दोनों स्मॉल आएंगे लेटर्स। अब बताओ स्मॉल है तो क्या पर्पल होगा? ये व्हाइट हो जाएगा। ये समझ में आया? गलती पकड़ लो अपनी, तुम्ही ने बनाया था चेक बोर्ड, ठीक? अब जरा पर्पल कितने हैं? 9, व्हाइट काउंट कर लीजिए, कंफर्म? रेशियो कितने का आ रहा है? 9:7 का आ रहा है ना? 9:7। कोई परेशानी? गलती समझ में आई? मेरे गलती में वो कैपिटल की बजाय स्मॉल को लिखे थे, ठीक है? सेकंड ईयर, सॉरी से फर्स्ट ईयर, ठीक? चलिए हो गया ना? चेक बोर्ड घर से बना कर लेकर आना था, सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो बताना था मुझे तो यार। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग रूपांतरक जीन्स। मॉडिफाइड रूपांतरण, रूपांतरण जो होता है वो एक प्रक्रिया है, ठीक है? लेकिन जो रूपांतरण प्रक्रिया को करने वाले जीन होंगे उन्हें हम रूपांतरक बोलेंगे, रूपांतरण नहीं बोलेंगे, अंतर है दोनों में, है ना? करने वाले और जो प्रक्रिया है वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? चलिए हेडिंग लिखिए रूपांतरक जीन, तो जरा डेफिनेशन लिखिए उसमें।
होगा कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, लेकिन दूसरे जीन द्वारा उत्पन्न लक्षण को बदलता है। तो इस जीन को रूपांतरक जीन कहते हैं। हाँ भाई, ठीक है। तो देखिए मॉडिफायर जीन क्या होता है पहले वो समझिएगा। ये कोई दो जीन है, जैसे ये गुणसूत्र है आपके, ठीक है, इस पर आपके कोई भी दो जीन्स लगे हुए हैं, ठीक। तो उसमें क्या होगा, ये एक जीन जो है आपका खुद तो कोई भी किसी प्रकार का कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक, जबकि ये वाला करने वाला है। भाई जीन्स जो है किसी न किसी लक्षण को तो प्रदर्शित करते हैं, जिसके अनुपात पर हम क्या बोल देते हैं, ये प्रभावी है या प्रभावी है, ठीक है। लेकिन हम बात करें मॉडिफायर्स के बारे में, रूपांतरक जीन के बारे में, तो ऐसे जीन में से जो जीन खुद तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, दूसरा जो कर रहा है ना उसको भी करने से रोक रहा है और साथ में उसके होने वाले काम को बदल दे। मतलब जो इसका ये वाला जीन जो है आगे चलकर जिस भी लक्षण को प्रदर्शित करेगा उसको क्या कर दे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, उसको बदल दे, ठीक है। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, रूपांतरक जीन, ठीक है, जो आगे चलकर खुद तो किसी प्रकार का कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा, जबकि दूसरे जीन जो लक्षण प्रदर्शित करने वाला है उसके भी लक्षण को थोड़ा बदल दे। तो ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरक जीन्स। यही बात हो पाई, ठीक है। किसी को परेशानी नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, लीथल जीन, घातक जीन, घातक जीन। अरे घातक, लीथल जीन्स, ठीक है, घातक जीन्स। हो गया। देखिए जब हम लोग बात करें तो घातक जीन्स ये ऐसे जीन्स हैं जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी जंतु में जो ये घातक जीन्स उपस्थित होंगे तो उस जंतु की मृत्यु निश्चित है, ठीक है। घातक, हमने इस जीन को घातक टर्म ही क्यों दिया, क्योंकि आगे चलकर ये जो है मृत्यु का कारण बनेगा, ठीक है। मतलब अगर घातक जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी जंतु में उपस्थित होगा तो उस जंतु की मृत्यु निश्चित हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं, घातक जीन्स, ठीक है। तो चलिए लिखिए इस चीज को जरा, मृत्यु उत्पन्न करने वाले जीन्स को घातक जीन्स कहते हैं। घातक जीन्स कहते हैं। देखो इसका उदाहरण एक बहुत अच्छा है, शानदार से दिया था अपने बुक में। जब गर्भावस्था होती है, क्या, तो उस दौरान जो भ्रूण का एक जीन होता है जो क्या काम करता है, के जो भ्रूण के जो फेफड़े होते हैं उसको अंदर से चिपका देता है, चिपकाने का काम करता है वो जीन, ठीक है। तो अगर वो जीन उस बच्चे में, तो जो होने वाला बच्चा जो भ्रूण है उसके अंदर प्रेजेंट है,
तो जब वो बच्चा परिवर्धित होगा, मतलब जब वो क्या करेगा, विकास करेगा, तो उस दौरान, विकास के दौरान उसके फेफड़े जो है फूलेंगे नहीं। ठीक है, जब फेफड़े नहीं फूलेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, बाद में क्या होगा, जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सांस ले नहीं पाएगा, उसके फेफड़े ने काम नहीं किया है। समझ में आया एनीवन? ठीक है, तो देखिए उस बच्चे में, उस भ्रूण में घातक जीन उपस्थित था, जिसने क्या काम किया था, उसके फेफड़ों को चिपका दिया था, जिसकी वजह से उसके फेफड़े चिपक गए, भाई फूलेंगे ही नहीं। तो जैसे उसका जन्म हुआ, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई। ऑक्सीजन में हम दो प्रकार की क्रिया करते हैं, एक में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे में बाहर निकालते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, निश्वसन और उच्छ्वसन। ठीक, तो निश्वसन की क्रिया के दौरान वो बच्चा जब सांस लेने की कोशिश करेगा तो उसके फेफड़े फूलेंगे नहीं। ठीक है, इस वजह से उस जीन की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए हमने उस जीन को क्या डाल दिया है, घातक जीन। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, बहुगुणी जीन। बहुगुणी जीन, मल्टीपल जीन। समझना बहुगुणी जीन्स क्या होता है। बहु मतलब ज्यादा, गुण जनरली हम क्या कहते हैं, एक जीन एक लक्षण को प्रदर्शित करता है। ये बात हम लोगों ने अब तक अपने उसमें पढ़ी है, अनुवांशिक जेनेटिक्स। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें अपने बहुगुणी जीन्स के बारे में, ठीक है, तो ये एक जीन ऐसा होगा जो सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जैसे अगर ये जीन जो है, अगर ये किसी भी इंसान में या किसी भी जंतु में उपस्थित है, तो वो उसका सिर्फ एक ही लक्षण नहीं, ज्यादा लक्षणों के लिए उत्तरदायी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जीन जो है, ये किसी इंसान की लंबाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और उसके कलर के लिए, मतलब उसका कॉम्प्लेक्शन के लिए, जैसे डार्क कलर का होगा या गोरा होगा या थोड़ा सा सांवला होगा, उस कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है अगर ये जीन, तो हम इस जीन को क्या कहेंगे, बहुगुणी जीन। समझ में आया? तो बहुगुणी जीन क्या होते हैं, ऐसे जीन्स जो एक से ज्यादा लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऐसे जीन्स को हम बहुगुणी जीन्स कहते हैं। ठीक है, कोई परेशानी? समझ में आया फर्स्ट ईयर? तो जरा इस चीज को लिखिए आप लोग, बहुगुणी जीन्स। ऐसे जीन जो एक समय में कई लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, बहुगुणी जीन्स कहलाते हैं, बहुगुणी जीन्स कहलाते हैं। लिख दिया? गुड, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, डुप्लीकेट जीन, या फिर से हम बोलते हैं द्विगुण जीन्स। द्विगुण जीन्स लिखिए, ये जीन्स समान प्रकार के होते हैं तथा एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, तथा एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, तथा उनमें से केवल एक ही लक्षण को उत्पन्न कर सकते हैं, एक ही लक्षण को उत्पन्न कर सकते
कहते हैं? ऐसे जीन्स को द्विगुण जीन्स कहते हैं। हो गया? अब जरा एक चीज देखिएगा, जब हम लोग क्लास बात करें द्विगुण जीन्स के बारे में, ठीक है, अभी तो जनरली द्विगुण जीन्स या हम एक नॉर्मल बात करें तो फीलियल टू जनरेशन मतलब संतति द्वितीय पीढ़ी जो होती है उसमें रेशियो कितना होता था? ये होता है हमारा। लेकिन जब बात करें द्विगुण जीन्स के बारे में तो उसमें ये वाला रेशियो काम नहीं करता। वहां पर जो आता है दैट इज 15:1, ठीक है। अब वो किस तरह से होता है जरा बात कर लेते हैं जरा। चलिए लिख लीजिएगा द्विगुण जीन्स के सामने 15:1। अच्छा हिंदी में लिख दूं ट्रायंगुलर त्रिगुणी क्या? अच्छा 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 एक काम करना ऐसे लिखो त्रिभुजाकार फलियां। फली पॉड तो बताया था ना मैंने, पॉड माने होता है फली, जैसे मटर की फली बताया था मैंने आपको पॉड के बारे में जब लक्षण बताए थे उस दौरान कि पॉड माने होता है फलियां, बताया था ना। याद रखा करें इंग्लिश के टर्म्स आगे काम आएंगे आपको, ठीक है। त्रिभुजाकार फलियां और अंडाकार फलियां, ठीक है। ये है त्रिभुजाकार, ये है अंडा, ठीक है। हालांकि मैं इसको डिस्क्राइब करती हूं। देखिए क्लास यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा हुआ है ट्रायंगुलर पॉड। पॉड माने होता है फली शेप, फली सब जानते हैं इसे। हम लोग बात करें मटर की होती है भाई, जनरली जो होते हैं आपके मटर भी चलते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करें ये जो फली है आपकी त्रिभुजाकार में ली हमने और एक ली है अंडाकार, ओवल शेप होता है अंडा, गोल नहीं होते हुए आपका थोड़ा सा अंडाकार शेप, ये होता है आपका अंडा, ठीक है। तो एक फली है त्रिभुजाकार में, एक है अंडाकार शेप में। अब चूंकि त्रिभुजाकार जो है आपका डोमिनेंट है मतलब प्रभावी है और दूसरा वाला अप्रभावी सुप्त अवस्था में, इसीलिए मैंने इसके जितने भी गैमीट्स हैं उसको कैसे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में और जबकि सेकंड वाले को स्मॉल लेटर्स में। जब हम इस त्रिभुजाकार और अंडाकार फलियों के बीच में संकरण करवाते हैं तो हमारे पास जो फीमेल फर्स्ट जनरेशन आएगी मतलब F1 पीढ़ी आएगी वो कैसी होती है? संकरण प्रकार की होती है, हाइब्रिड होती है। इसीलिए अगर मैं इसके गैमीट देखूं, युग्मक देखूं तो क्या आएगा इसका C और D दोनों ही कैपिटल लेटर में है, ठीक। अगर मैं सेकंड वाले मतलब अंडाकार वाले के गैमीट देखती हूं युग्मक तो क्या आएंगे आपके स्मॉल c और स्मॉल d, ठीक। अब चूंकि इन दोनों के बीच में संकरण कराने के बाद हमें क्या मिला है? हमारा हाइब्रिड, ठीक। तो इसमें देखिए कैपिटल C और स्मॉल c भी है, कैपिटल D और स्मॉल d भी है। लेकिन आप लोग जानते हैं कैपिटल लेटर्स जो होती हैं
अगर मैं इसका फिनोटाइप देखूं, ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों आप लोग जानते हैं क्या होता है। एक होता है जो देखने में सेम लगे, लक्षण प्रारूप, और एक होता है उनके जीन्स का प्रारूप जो जिन्हें हम बोलते हैं जीनो प्रारूप, ठीक है ना, जीनोटाइप। अब देखिए ये दोनों आपके, अगर मैं इसे गैंग्लिक बनाऊंगी, हालांकि 4 बनाए जाएंगे, कैपिटल डी और कैपिटल, दोनों ही कैपिटल में आएंगे सी और डी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले कैसे हैं, सुप्त अवस्था में, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि इनका भले ही जीन्स का पैटर्न अलग अलग है, मगर देखने में कैसे होंगे, ट्रायंगुलर, मतलब त्रिभुजाकार जैसे। समझ में आया? जैसे हम लोग स्टार्टिंग से बात करते थे कि जब एक लंबा और एक बौने के बीच में हम क्या करवाते थे, संकरण, तो जो हाइब्रिड हमें मिलती थी फीलियर फर्स्ट जनरेशन, वो क्या रेशो होता था, 1:2:1, जिसमें से आपका 2 क्या होता था, अगर हम जीनोटाइप देख रहे हैं तो हाइब्रिड, और फिनोटाइप रेशियो कितना होता था, 3:1, है ना। क्योंकि दो जो आपके हाइब्रिड होते थे वो कैसे होते थे, आपके लंबे होते थे। मैंने रीजन भी बताया था आपको इस दौरान, याद है? ठीक, तो इसीलिए ये जो आपके पास संकरण आएगा कैसे होगा, त्रिभुजाकार में होगा। समझ में हुआ क्यों होगा ये त्रिभुजाकार? ठीक, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक परेशानी है तो पूछिए, मुझे ये रफ कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ईयर किसी भी बंदे को परेशानी है, मैं दोबारा रिपीट करूँ, बताइए। समझ में आ गया? गुड, समझ में आ गया, समझ में है ना, गुड। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास ये है हमारा हाइब्रिड, ठीक है, संकरण अवस्था है। अब हमें क्या करानी है, इसकी सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस मतलब क्या होता है, इसका इसी के साथ गुणन करा दो, ठीक है, मतलब संकरण करा दो आप। तो पहले तो इसके आप क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, 4 युग्मक जो बनते हैं, ठीक है, तो चलिए कर लीजिए। ठीक है, आपके पास ये युग्मक आ चुके हैं, कोई परेशानी नहीं ना, आप कर सकते हैं, चैट बोर्ड में बनाइए, अपनी कॉपी में मैं इसको बनाती हूँ, ठीक है, फिर इसके बारे में बात करेंगे।
हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसका जरा फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। देखिए क्लास, आपके सामने जो पेरेंट्स थे, ठीक है, ट्रायंगुलर कोड और ओवल कोड, मतलब त्रिभुजाकार फलियां और अंडाकार फलियां, उनके मुझे गैमेट बताइए जरा। ट्रायंगुलर के क्या थे? अरे सी और डी तो है, कैपिटल स्मॉल को लगा दो, कैपिटल सी और कैपिटल डी यही थे। अगर मैं बात करूं आपके हाइब्रिड की, ये हाइब्रिड भी कैसा है आपका? ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। तो इसके कैसे थे? लेकिन उसमें हाइब्रिड भी थे, मतलब कैपिटल दोनों थे, ठीक। लेकिन जब हम लोग बात करें हमारे ओवल में, क्या थे? ये है आपके पास 3 प्रकार के गैमेट मिल गए युग्मक। अब इसी के बेसिस पर जरा देखिए, कैपिटल सी कैपिटल डी ट्रायंगुलर, ठीक। कैपिटल सी कैपिटल डी ट्रायंगुलर, 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 कैपिटल सी स्मॉल डी। रुक जाना, इसमें एक चीज आपकी कैपिटल आ रही है, ठीक है। भले ही आपकी दोनों चीजें कैसी हैं? डोमिनेट अवस्था में, लेकिन एक चीज प्रभावी है। तो ये कैसा हो जाएगा? हाइब्रिड तो है, और हाइब्रिड कैसा था? फिनोटाइपिक रेशियो इसका देखने में कैसा है? त्रिभुजाकार, ठीक है। तो मतलब ये भी आपका ट्रायंगुलर हो गया कि नहीं हो गया? होगा कि नहीं? ठीक। कैपिटल सी कैपिटल डी ट्रायंगुलर, कैपिटल सी स्मॉल डी, वही वाला रीजन आएगा यहाँ पर, ठीक। कैपिटल सी कैपिटल डी ट्रायंगुलर, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल सी, लेकिन कैपिटल डी है तो ट्रायंगुलर, क्योंकि ओवल में से दोनों ही चीजें आपकी कैसी थी? स्मॉल लेटर्स में है, देखिएगा स्मॉल में, ठीक है। जबकि इसमें आपकी एक चीज डोमिनेट अवस्था में, तो इसीलिए ट्रायंगुलर लिखा है मैंने, ठीक। स्मॉल सी कैपिटल डी है आपका, हाइब्रिड है आपका, हाइब्रिड ट्रायंगुलर शेप में था, हाँ। नेक्स्ट, एक सेकंड, कैपिटल सी कैपिटल डी ट्रायंगुलर, कैपिटल सी स्मॉल डी, लेकिन यहाँ पर कैपिटल है तो हाइब्रिड होने की वजह से ट्रायंगुलर आएगा, यहाँ पर भी ट्रायंगुलर। लेकिन यहाँ पर ये चारों के चारों क्या है? अंडाकार, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो ओवल में होगा, ठीक, मतलब अंडाकार, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पास अनुपात आता है क्लास, वो आएगा 15:1, 15:1। कोई परेशानी? समझ में आया किस तरीके से फिनोटाइपिक रेशियो निकाला है मैंने? ठीक है, इस चीज को जरा लिखिए। हाँ भाई गल, समझ में आ रहा है ना? लिख दिया? गुड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अब आप लोग, संचयी जीन, क्यूमुलेटिव जीन, संचयी जीन, ये लिख देते हैं। संचय मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, कलेक्शन, वेरी गुड, ठीक है। लिख लिया सबने? नहीं क्लास, पहले मतलब समझा करें। संचय मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। मतलब यहाँ पर जीन्स का कोई एक ग्रुप है, ठीक है, जो क्या करेगा? अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा, लेकिन ये जो संचय जीन्स होते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बहुमुखी जीन्स दिखवाए थे, ठीक है ना, उसमें से ऐसे जीन्स का ग्रुप होगा, ऐसा समूह होगा जीन्स का,
जो किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, साथ साथ काम करेंगे। ठीक है, अगर वो दोनों साथ हैं तो ही वो लक्षण जो है प्रदर्शित हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं सच्चाई। देखिए जरा, बहुमुखी जीन्स की अंतरक्रिया की प्रक्रिया में कई बिंदुओं पर, भाई जितने भी जीन्स होते हैं वो किसी एक ना एक बिंदु पर उपस्थित होते हैं ना, जिसे हम लोकेशन बोलते हैं। ठीक है, बिंदु पर उपस्थित जीन्स एक जैसा प्रभाव संचय अभिव्यक्ति के कारण उत्पन्न करते हैं। मतलब जब दोनों ये ज्वाइन होते हैं, ठीक है, कलेक्ट होकर, तभी किसी प्रभाव को उत्पन्न करेंगे। ऐसे जीनों को संचय जीन कहते हैं। यस, गुड। हो गया ना? संचय जीन में कंप्लीट करा दिया। अच्छा, एक हेडिंग और लिख लीजिए आप लोग, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एपिस्टेसिस क्या होता है वो समझना, इसे रफ कर देते हैं। क्लास, ये कोई विषम युग्म की गुणसूत्र है, ठीक है, जिन पर ये कोई दो जीन्स उपस्थित है किसी भी लोकेशन पर, किसी भी अवस्था में। ठीक है, तो उस दौरान एक जीन, भाई ये जीन किसी ना किसी लक्षण को प्रदर्शित करता होगा, ये वाला जीन भी किसी ना किसी लक्षण को प्रदर्शित करता होगा। तो जब एक जीन दूसरे जीन के लक्षण को प्रदर्शित करने से रोके, ठीक है, मतलब ये जो लक्षण प्रदर्शित होने वाला था, अगर ये जीन उस लक्षण को दबा दे जिसकी वजह से वो लक्षण इसका प्रदर्शित ना हो पाए, तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेटिक जीन। अरे प्रक्रिया एपिस्टेसिस होती है, ठीक है, ठीक है, एपिस्टेसिस प्रक्रिया है। और ऐसे जीन जो दूसरे जीन को क्या करे, उसके लक्षण प्रदर्शित होने वाले उसको अगर दबा दे, तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेटिक जीन्स। समझ में आया? वहीं जिस जीन को दबाया जा रहा है उसे हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, मतलब आपका जो एपिस्टैटिक जीन है वो आपके हाइपोस्टैटिक जीन के जो द्वारा जो लक्षण प्रदर्शित होने वाला था उसको दबा देगा, जिसकी वजह से ये जीन आगे चलकर अपना लक्ष्य प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। समझ में आया एपिस्टेसिस? कोई परेशानी? फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ? चलिए इसकी डेफिनेशन और लिख लीजिए। देखिए, एक जीन जो दूसरे की अभिव्यक्ति को रोकता है,
एपिस्टेटिक कहा जाता है। और दबी हुई जीन को हाइपोस्टैटिक जीन कहा जाता है। हाइपोस्टैटिक जीन कहा जाता है। हो गया? ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ईयर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।